तो हमारा क्या टॉपिक है? कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज खत्म कर दिया। ठीक, यस सर। आज हम लोग क्या करेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज का जब एप्लीकेशन है तो वही बैलेंस कंडीशन लगेगी, तो ऐसे डिवाइस भी होगी, कुछ ना कुछ बैलेंस रिलेशन होगा, चक्कर होगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एप्लीकेशन है, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। एक को कहते हैं कैरे पोस्टर ब्रिज, एक नाम होता है पीओ बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब एक पोस्ट ऑफिस वो वाला नहीं है, एक नाम होता है, फिजिक्स का एक डिवाइस है फिजिक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। एक होता है मीटर ब्रिज। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही डिवाइस है व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज। तो हेडिंग डालते हैं कि यार मीटर ब्रिज होता क्या है और इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। आज का लेक्चर हम लोग जो है बस मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और उसके क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल जरूर आता है इससे, तो याद रहे कि अच्छे से समझना है और अच्छे से ही करना है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज का ही दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर। ठीक, चलो, स्लाइड वायर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज के बारे में जानते हैं, क्या होता है मीटर ब्रिज? तो मीटर ब्रिज एक ऐसा सर्किट अरेंजमेंट है जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, बट द कंडीशन इज दैट वी मेजर द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज बाय द एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। आया समझ में? तो व्हीट स्टोन ब्रिज में जो दो कमियां थी, एक कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी मैंने बताया था, मैंने कहा था वो वेरी लो रेजिस्टेंस और वेरी हाई रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता। तो भाई साहब हमारे सामने ये आया, इसने कहा हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं। मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चाहे वेरी लो हो, चाहे वेरी हाई हो, चाहे मीडियम रेंज का हो, सारे अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। बस एप्लीकेशन किसका लगेगा? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ठीक है, अब स्लाइड वायर ब्रिज को कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन पे है, भाई व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, तो यानी ये भी बैलेंस कंडीशन पे बेस्ड है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन मींस करंट जीरो, तो उसी को हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो यहाँ भी एक क्या होता है? वायर होता है, मीटर जिसका सर्किट अरेंजमेंट होता है, उसमें भी हम नल पॉइंट को ढूंढते हैं। नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वहां पे जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो? जीरो हो, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं। It is an instrument. Instrument. It is an instrument and a practical application and a practical application of wheat stone bridge. Wheat stone bridge to find the unknown unknown resistance, unknown resistance। बहुत बढ़िया भाई, ये तो और भी अच्छी बात है। अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। तो चलिए हम अननोन रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। अब और थोड़ा, तो बेसिकली मीटर ब्रिज क्या है बेटा? फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से जान लीजिए मीटर ब्रिज क्या है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो क्या करता है? जो मेजर करता है अननोन रेजिस्टेंस। किसकी हेल्प से? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्या है? एक एप्लीकेशन है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अगर इतना यस सर। क्लियर हो गया तो आगे बहुत सारा क्लियर होना बाकी है और सारा मैं ठीक है। तो लिखेंगे it is based on the it is a null point method device, null point method device है। चलिए भाई अब हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं इसका।
तो प्रिंसिपल मैंने अभी बताया, इस पे बेस्ड है। प्रिंसिपल क्या है भाई इसका? प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस कंडीशन और बीट स्टोन ब्रिज। क्या होती है भाई? P अपॉन Q R अपॉन, यही होती है ना, यही बैलेंस कंडीशन होती है, जहां S जो होता है वो क्या होता है? अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए करते हैं भाई, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात। या हम मान लेते हैं कि भाई अननोन रेजिस्टेंस R है, किसी को भी मान सकते हो, आपको कोई टेंशन होने वाली बात नहीं। इतना छाप लीजिए, जल्दी से कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, फिर बना के दिखाते हैं जल्दी से। बहुत आसान है ये, जितना ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब कह नहीं सकते यार कितना आसान है, इसकी आसानी की भी कोई जगह नहीं है। हो गया सर। सर 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 हो गया बेटा? चलिए बड़ा सिंपल है, देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। हमने ली कॉपर की या किसी भी मेटल की 3 स्ट्रिप्स ले, क्या कहते हैं, 3 स्ट्रिप्स ले। ये हमने ली स्ट्रिप्स, एक ये स्ट्रिप, ये सारी मेटल की स्ट्रिप है, तो बेटा कंडक्शन भी होगा इनमें, ठीक है। ये मेटल की स्ट्रिप, ये इनके कनेक्शन पॉइंट्स हो गए, ये कनेक्शन पॉइंट्स हो गए। हमने क्या किया, इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा? मीटर का मतलब है इसके दोनों एंड, एक एंड हो ये हो गया, एक एंड ये हो गया, इस एंड को नाम ए दे दिया, इस एंड का नाम बी दे दिया। तो इसमें एक वायर बंधा होता है, जिस जो कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है मीटर ब्रिज। कैसा? मीटर ब्रिज। इसीलिए मीटर है जो कनेक्ट होता है इसके दोनों एंड के क्रॉस, उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, याद रखिए, यानी 1 मीटर। बहुत अच्छे, ठीक। अब ये वायर होता किसका है बेटा? जो वायर होता है वो होता है एलॉय का होता है। किसका होता है? या तो कांस्टेंट का होता है, कांस्टेंट, या किसका होता है? मैंगनीज का होता है। किसका होता है? मैंगनीज का। कांस्टेंटन और मैंगनीज का वायर यूज करने का फायदा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कांस्टेंटन और मैंगनीज दो ऐसे एलॉय हैं, एलॉय किसको मिला के बनते हैं? कई सारे मेटल्स के मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। तो कांस्टेंटन और मैग्नेटिन ऐसे दो एलॉय हैं जिनकी रेजिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा हाई होती है, और सबसे खासियत बात है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है टिल सम रेंज, मतलब कुछ टेम्परेचर तक के लिए इनकी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से इनकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी रेजिस्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो भी नहीं वेरी करेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वेरी कर जाएगी। लेकिन हाँ, जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो वहां इतना टेम्परेचर वायर में नहीं प्रोड्यूस हो जाएगा कि उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी।
इसीलिए हम एलॉय का सिलेक्शन करते हैं इस वायर को बनाने के लिए। दूसरी बात आपको पता है कि वायर कितने मीटर लेंथ का है, 1 मीटर लेंथ का वायर लिया है। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा हो गया 3 हमने मेटालिक स्ट्रिप्स ली और उसके हमने वायर बांध दिया जो किसका बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर और मैग्नेटिक का। वायर कैसा होना चाहिए, वायर होना चाहिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर क्यों चाहिए, क्योंकि यार वायर की हर एक, भाई अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं होगा तो करंट सेम नहीं रहेगी पूरे वायर में, वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे मोटा वायर कहीं पे पतला वायर। तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब मोटाई है, थिकनेस है, वो क्रॉस सेक्शन क्या रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो ये सारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इससे हम क्या करते हैं, एक लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। भाई यहाँ हमने लगाया ये, हमें क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस आर्म में मैंने एक लगा दिया अननोन रेजिस्टेंस आर, क्या लगा दिया, अननोन रेजिस्टेंस आर। ये मैंने अननोन रेजिस्टेंस आर लगा दिया। दूसरी आर्म में मैंने क्या लगा दिया बेटा, दूसरी आर्म में मैंने एक नोन रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको नाम हमने दे दिया क्या, जिसको नाम दे दिया हमने एस। ये एस हो गया, ये आर हो गया, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं आप अननोन रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि भाई इस साइड के पास अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और हमने नाम दे दिया ए, ये हो गया हमारा, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। और भाई हमने यहाँ से क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट कर दी। जॉकी क्या होती है, वो भी सुन लो। जॉकी एक क्या होती है, एक मेटल होती है, एक मेटल की स्टिक होती है जो पेंसिल की तरह बिल्कुल छिली हुई होती है, आगे से नोक होती है, उसकी नाइफ एज होती है। तो क्या होती है, मेटल की एक की होती है, जिसे इसीलिए जॉकी बोलते हैं, जैसे नोट करते हैं जॉकी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे ये आपके हाथ में होगी, जॉकी आपके हाथ में है और हमारे पास ये क्या है, ये वायर है, मीटर जिसका हम एक्सपेरिमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर पे जगह जगह जॉकी को क्या कराएंगे, टच कराएंगे। और टच कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो इस सर्किट में क्या फ्लो हो रही होगी, करंट। तो करंट के लिए भाई हम सप्लाई भी कनेक्ट कर देते हैं। चलो हमने क्या कर दिया, सप्लाई एक कनेक्ट कर दिया, सर लगाना भाई, ये सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया, ये हमने सप्लाई कनेक्ट कर दिया। प्लस बोलो आया समझ में? अब यार इसकी वजह से आगे क्या होगा, इसकी वजह से पूरे मीटर में क्या फ्लो होगी, करंट। तो हमें ये मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो है बैलेंस कंडीशन पे। और बैलेंस कंडीशन में बेटा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब करंट यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में कितनी होनी चाहिए, 0। तो हम इस जॉकी को क्या करेंगे, वैसे पकड़ेंगे, उसको जगह जगह टच करेंगे, इधर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर ऐसे जाएगा एकदम, इधर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर ऐसे जाएगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पे लाके, यहाँ पे लाके, यहाँ पे लाके, यहाँ पे लाके, धीरे 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 हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर हमारा क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। अभी तक तेज तेज डिफ्लेक्शन देता रहा, अब एक पॉइंट पे आके धीरे 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 हमने वो पॉइंट चूज कर लिया, वो पॉइंट पकड़ लिया इस वायर पे जिसपे गैल्वेनोमीटर अब हिल ही नहीं रहा। तो मान लीजिए हमें वो पॉइंट मिल गया, तीन पॉइंट हमें मिल गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमारा क्या हो रहा है, हिल ही नहीं रहा, यानी करंट इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, तो करंट कितनी हो गई, 0। तो यार यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया नल पॉइंट। यानी हमारा ब्रिज क्या हो गया, मीटर ब्रिज जो बना है ये हमारा हो गया बैलेंस। बैलेंस हो गया कितनी लेंथ पे, मान लो ए से कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, एल लेंथ पे। तो बची हुई यार लेंथ कितनी होगी इधर वाली, 100 माइनस एल। कितना समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। भाई बैलेंसिंग लेंथ भी तो देखनी है, कहां से, इस साइड से बैलेंसिंग लेंथ एल मिली, मतलब इस लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट को देखो गैल्वेनोमीटर में करंट 0। ठीक, अब सुनो नल पॉइंट मेथड डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। जो भी डिवाइस नल पॉइंट मेथड पे वर्क करती है उनमें क्या खासियत है, अब जानते हो आप, जैसे हमें मान लो डी पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया। अब अगर तुम चाहो तो बैटरी की डायरेक्शन उल्टी कर सकते हो, नई बैटरी चेंज कर सकते हो, इनकी जगह एक्सचेंज कर सकते हो। तो नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आपने एस की जगह आर रख दिया, आर की जगह एस रख दिया, या बैटरी को तुमने चेंज कर दिया, तो जानते हो क्या होगा, नल पॉइंट वहीं पे बना रहेगा। ये खासियत होती है नल पॉइंट मेथड डिवाइस की, याद रखिएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर उसमें भी ऐसा ही सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ये आ गया समझ में। अब हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। चलो बेटा हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन।
चलिए कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो लिखेंगे, लिखते जाइए हमारे साथ। ए यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थ्री metallic three metallic strips with 1 meter long wire of uniform cross section made of constant or manganese कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। ठीक, अच्छा कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज का क्यों होता है, अभी मैं लिख के दे रहा हूं। बिकॉज अब मैं रो लिख के दे रहा हूं, रो ऑफ कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज is independent of टेम्परेचर। और ये जो लाइन हम अंडरलाइन करते हैं, आप भी करते रहिए, क्यों, ये है इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन करने में कोई शर्म नहीं, आप करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। अब ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। आपने क्या किया, इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थ्री मेटालिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग वायर। अब होगा क्या, देखेंगे, the wire is connected between two ends A and B and a galvanometer। और कैसा सेंसिटिव होना चाहिए, galvanometer is connected a galvanometer is connected at point C। Galvanometer is connected at point C with a jockey with a jockey। ठीक, चलिए ये हो गया आपका भाई विद अ जॉकी, विद अ जॉकी, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी एक दो लाइन और लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पहली आर्म में हमने एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और एक दूसरी आर्म में इसके हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। and unknown resistances are is connected in its first arm and ये known है दूसरा, as is connected in second arm। ठीक, इतनी थियरी जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट डायग्राम बना लीजिए, आगे कराते हैं इसका प्रूफ। फॉर्मूला करवा के लाते हैं आपको, बड़ा सरल है, बहुत अच्छा है, मस्त है। हाँ अभिषेक, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। हो गया बेटा? नो सर। चलो देख लो। और इसमें करंट भी आई फ्लो करा रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई वापस आ रहा है।
ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस होके आ जाएगा। इनमें देखो करंट फ्लो होगा, मेटल नहीं है बेटा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। ये नीचे वाले लिख दिए। हो गया सर। गुड। देख इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी वर्किंग लिखनी है। देखो वर्किंग का मतलब उसका फॉर्मूला ड्राइव करके लाना है। अब देखो ध्यान से रखना है, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो कहीं ना कहीं लगेगा इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज। तो करेंगे क्या, वर्किंग में क्या करेंगे, हम जॉकी को स्लाइड कराएंगे। अगर टच कराते हैं बेटा, एक बात बताएं, इसको स्लाइड वायर ब्रिज इसीलिए कहते हैं कि जॉकी को हल्के हल्के क्या कराते हैं, इस वायर पे स्लाइड कराते हैं, इसीलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, जो मैंने लिखवाया है आपको, ठीक। लेकिन एक्चुअल में मैं बताऊं आपको होता क्या, होता ये है कि जो जॉकी होती है उसको रगड़ के नहीं घुमाते इस पे, इतना नहीं, क्योंकि वो बहुत तेज होती है, नाइफ एज होती है। और मेटल अगर तुमने तेज कर दिया, धारदार बना दिया, तो अगर किसी चीज पे घुमाओगे तो वो क्या होने लगे, घिसने लगती है, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे छिलने लगेगा तार। अब अगर बेटा बार बार जॉकी को तुम उस पर रगड़ोगे, हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहेगा, कभी नहीं रहेगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और यार हमें कैसा वायर चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्यूरेट वैल्यू के लिए, हमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन चाहिए। अगर हमें बिल्कुल सही वैल्यू चाहिए तो नॉन रेजिस्टेंस की, नहीं तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जॉकी को रगड़ रगड़ के ना घुमा के, जॉकी को क्या कराते हैं, सिर्फ वायर पे टच कराते हैं। टच करा के देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ पे रुक रहा है। वो पॉइंट हम ढूंढते हैं पूरे वायर में, जहां पे वो पॉइंट मिल जाता है उसी को हम बैलेंसिंग लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये 100 है, एल है, तो बच्चे में 100 माइनस है। अच्छा हमने क्या कर दिया बेटा, एक चीज देखो, ये एडी सेक्शन बन गया, वायर का ये एडी सेक्शन बन गया, इसका हमने कर दिया रेजिस्टेंस मान लीजिए पी है, और इतने का रेजिस्टेंस बेटा हमने मान लिया कर दिया क्यू है, बीडी का। अगर बीडी वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्यू बोल दिया, इसका रेजिस्टेंस पी बोल दिया। अब दिमाग लगा के देखो, जब तुमने जॉकी को इसके मूव कराया तो इस पॉइंट पे क्या बनना पॉइंट मिला। अब देखो भाई, अब आ गया, ये देखो बीट स्टोन ब्रिज, अगर हम इसका बीट स्टोन ब्रिज बनाए तो क्या ऐसा ही बनेगा। देखो ये आर लगा हुआ है, ठीक, ये पॉइंट कौन सा है, बीच में सी है, ये ए है, सी, और ये कौन सा है, ये बी है। देखो ये एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, नीचे कौन सा है, ए डी आर्म है, तो ये डी आर्म है। डी आर्म में कितना रेजिस्टेंस है बेटा, डी रेजिस्टेंस है, कितनी डी आर्म की लेंथ कितनी है, और ये कितना है, कौन सा है, क्यू रेजिस्टेंस है, क्यू रेजिस्टेंस है। और सी और डी के बीच क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है, जिसमें करंट कितनी है, जीरो। देखो बन गया नहीं बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, आया। अरे भैया सर तो आना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। जैसे तुमको इधर पॉइंट मिला, ये पूरा अरेंजमेंट कैसा हो गया, सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज। ये दो आर्म हो गई, ये दो आर्म हो गई, ये दो आपस में रेशियो आर्म हो गई, ये नीचे वाली आर्म हो गई नहीं हो गई। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे ऑन मूविंग जॉकी, जॉकी
over wire we get a balancing length, we get null point at a balancing length L from end A. End A से हमें D के क्या मिल गया? We get a null point at D. Null point at D at a balancing length L from end A. अब तुमको बेटा मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था, तो तुमको मैंने क्या बताया था? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेंथ के। यानी A से लेके D तक की आर्म का रेजिस्टेंस कितना है? P है, और इसकी लेंथ कितनी है? L है। तो क्या P प्रोपोर्शनल टू L नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? K into L। अब बोलो हमने वैसे क्यों लिखा भाई? एक कांस्टेंट है, K आ गया। ऐसे ही इस वायर का, इतने से वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? Q कितना होगा भाई? Q भी K into 100 माइनस L, क्योंकि भैया कांस्टेंट तो पूरे वायर के लिए सेम रहेगा। तो क्या हमें देखो P और Q की वैल्यू मिल गई। अब हमने जो प्रिंसिपल लिखा था P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, वहां से हमको वैल्यू मिल जाएंगे। सिंपल तमाशा खत्म हो जाएगा। ठीक है, करेंगे? चलिए करते हैं, चलिए करते हैं। तो लिखेंगे सिंस रेजिस्टेंस और वायर AD, वायर और वायर रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, यानी इसको हमने T लिखा। ठीक, पहले ये लिखो, ऐसे ना लिखो, सिंस लिखेंगे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हेंस जो P रेजिस्टेंस है, P किसका है भाई? हेंस P इक्वल टू किसका है? R AD आर्म का रेजिस्टेंस कितना आएगा? प्रोपोर्शनल टू L। तो हेंस P हो गया K into L। इक्वेशन 1 लिखेंगे, वेयर K क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो यहाँ भी इसके लिए करेंगे एंड आर बी डी किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल ले लिया है। वो भी प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? जो भी लेंथ है। तो वायर की लेंथ कितनी है? 100 माइनस है। तो यहाँ से हमारा क्यू कितना आ जाएगा? a into 100 माइनस इक्वेशन। ठीक, तो लिखेंगे फ्रॉम बैलेंस कंडीशन इन दोनों का रेशियो, यानी इन दोनों का रेशियो। तो यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। P की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है? K इंटू L, K इंटू 100 माइनस L, R अपॉन S। हमें R की वैल्यू निकालनी, क्योंकि R हमने अननोन लिया। बेटा कई जगह लोग S अननोन लेते हैं, तो उसका कोई चक्कर नहीं, जो भी अननोन है उसकी निकाल लो। तो तुमने R की वैल्यू निकालनी, तो R इक्वल टू आ गया L upon 100 minus L into S. This is the formula for the meter bridge. बोलो आया? या लिख सकते हैं, अगर S की वैल्यू निकालनी हो तो उल्टा हो जाएगा, 100 minus L upon L into R हो जाएगा। चलिए ये हो गया भाई, छाप लीजिए जल्दी से। ठीक, छाप लीजिए। इसका क्वेश्चन कराते हैं, बहुत अच्छा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कोई डाउट है तो अभी पूछो, तुरंत दान महाकल्याण। टाइम कराना ही नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद। समझ में आया अभिषेक कैसे हुआ है? देखो वेट स्टोन लगा बेटा। यस सर। हाँ, बहुत इजी है बेटा। अभी एक और ट्रिक बता दें तुमको, इजी ट्रिक इसकी। ये तो फॉर्मूला था तो तुमको इतना समझाना पड़ा। अब हम देखा फॉर्मूला थोड़ी निकालना है, फॉर्मूला निकालना सीख लिया हमने। अब हम जानते क्या करेंगे? अब हम जानते हो
जैसे कोई भी मीटर ब्रिज दिया होगा, देख लो सरल सी बात, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, आई बात समझ में, या इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, चाहे जैसे कर लो, बात एक ही बात है, इसका अपॉन इसका रेशियो करोगे, इसका अपॉन इसका रेशियो करोगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा, इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो करोगे तो भी वही आएगा। लेकिन हाँ गलती ये मत करना, ऐसा मत कर देना अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, तो जैसे इसका रेशियो लिया और फिर उल्टा इसका और इसका रेशियो ले लिया, तब गलती हो जाएगी। सिमेट्री नहीं चेंज करनी, अगर इसका और इसका रेशियो ले रहे हैं तो इस वाली आम का और इस वाली आम का रेशियो लेना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, जल्दी नोट करिए, एक क्वेश्चन कराते हैं बेटा हो गया। कर लिया बेटा? यस सर। चलिए अब तो ये तो मिटाना नहीं है, मिटाएंगे नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है मिटाने की। चलिए समझ में आ गया आपको? यस सर। एग्जाम्पल है बेटा एनसीईआरटी का 3.9, एनसीईआरटी आप ओपन करके देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। लिखा है इना मीटर ब्रिज, अच्छा फिगर भी बना रखा है उन्होंने, वही वाला फिगर, बहुत अच्छा, यही वाला फिगर बना रखा है उन्होंने, कोई बात नहीं, पी और क्यू मिटा देते हैं, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी भैया इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 33.7 सेंटीमीटर, तो बची हुई कितनी, 100 में से इसको निकाल दो है, 100 में से 33 निकाल के तो कितना होगा 67, ओके अब 7 निकालो तो 66.3 सेंटीमीटर, ठीक कितना हो गया, बहुत बढ़िया। अब इनकी बात सुनो, इन्होंने क्या कहा, बिना मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, if now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, दोबारा की कंडीशन दी गई है, इन्होंने कहा है एक जो है रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल में लगा दिया जाता है, दूसरी कंडीशन कितने होता है 12 ओम का, the null point occurs at 51.9 centimeter, determine the values of R and S, बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं, दो कंडीशन है, देखो करते हैं बेटा, डायग्राम तुमने बना लिया, ठीक, अब देखते हैं, तो देखते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, उसने क्या कहा था केस फर्स्ट में कि भाई आर और एस लगे हैं, उसने डायग्राम बता रखा है, उसने कहा बैलेंस पॉइंट तुमको कहां पे मिला, यहाँ पे, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं आर अपॉन एस, मैंने क्या कहा था इसका और इसका रेशियो इक्वल टू इसका और इसका रेशियो, 33.7 66.3 इक्वल 1। अब केस 2 में हमने क्या कहा है, बात सुनो इनकी, उन्होंने कहा है अब इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 12 ओम का कनेक्ट कर दिया, बना लो डायग्राम में, ठीक, तो जब 12 ओम का कनेक्ट कर दिया तो फिर इस आर्म में इसकी मीटर ब्रिज की इस आर्म का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, दोनों पैरेलल में हमें निकाल लो, तो लिखेंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सेकेंड आर्म कितना होता है भाई, R1 I2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल का फॉर्मूला निकालो, तो S into 12 अपॉन S प्लस 12, अच्छा मैं S ऐसे बना दे रहा हूं ताकि 5 ना लगे, ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब की बार जब तुमको बैलेंसिंग लेंथ मिली है, लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ, कितने में मिले उसने कहा, क्वेश्चन पढ़ो, जब उन्होंने कहा इफ नाउ a resistance 12 ohm is connected in parallel with us, the null point occurs at 51.9 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे 51.9 सेंटीमीटर, तो यानी कुछ यहाँ पे मिली होगी, ऐसे हम थोड़ा बना ले रहे हैं, यहाँ पे बनी होगी, यानी 51.9 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे मिली जब इसको कनेक्ट कर दिया तो बची कितनी है बताओ, 48.9 48.1 सेंटीमीटर बची। अब यार ये लगा देंगे, अब देखो अब ऊपर वाली मत देखना, अब इसका और टोटल इनका
टोटल इसका कितना है 12s अपॉन 12 प्लस s, यानी इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू इसका और इसका रेशियो। आया समझ में? तो Yes, करते sir. क्या है, लेंथ का रेशियो लिया जाता है रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस का रेशियो अपॉन लेंथ का रेशियो आ जाता है डायरेक्ट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे हेंस ओके r अपॉन 12s अपॉन 12 प्लस s इक्वल टू 51.9 अपॉन कितना 48.1। अच्छा ये भी बात याद रखना, पूरी लैंग्वेज पढ़ना, उसने कहा 51.9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, अगर जो कहीं कह देता फ्रॉम बी तो भाई साहब 51.9 इधर आ जाती, 48.1 वो इधर वाला आ आती, गया तो yes, हम sir. यहाँ पे उसको रिवर्ट कर देते। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन दो इसको थोड़ा वैसे ऊपर ले जाओ, तो लिखेंगे 12 प्लस s into r अपॉन 12s इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1 इक्वेशन। दोनों सिचुएशन के लिए आपने क्या बनानी बेटा, इक्वेशन। ठीक, चलो Yes, अब sir. हम क्या करते हैं, r अपॉन s की जो भी वैल्यू आई, r अपॉन s की जो भी वैल्यू आई उसको हम 2 में पुट कर देते हैं। कैसे? अरे बेटा क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r अपॉन s मल्टीप्लाई, अरे बात तो एक ही है, देख लो, Yes, sir. अरे भाई देख लो, इसको ऊपर ले गए तो r अपॉन 12 के साथ 12 को बाहर कितना, तो लिखेंगे भाई यूजिंग 1 इन 2, तो कितना 12 प्लस s अपॉन 12 मल्टीप्लाई r अपॉन s की वैल्यू 33.7 अपॉन 66.3 इक्वल टू 51.9 48.1। पॉइंट हटा दो, फटाफट हटा दिए, पॉइंट हमने हटा दिए, तो भाई साहब इसको जब सॉल्व करके लाएंगे तो 12 प्लस s अपॉन 12 मिलेगा, इधर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 60, ये आएगा इनटू 519, ये 337 इनटू 481। ठीक, अब इसका भी मल्टीप्लाई कर देना, तो अब जनरल चीज है कैलकुलेशन कर लेना, तो s की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितनी आएगी, s की वैल्यू 13.5 ओम आएगी। यहां से कैलकुलेशन करोगे इतना आंसर आएगा। अब इस s की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, तो तुमको क्या तो मिल R की जाएगी, वैल्यू r की वैल्यू। आपका यही क्वेश्चन था, बस यही पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड s, या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r एंड s। तो आई होप समझ में आया होगा तुमको, राइट? हाँ समझ में सर। आया भाई, सीधा सीधा है। अब न्यूमेरिकल कभी भी है मीटर इसका रेशियो अपॉन लेंथ का रेशियो। ठीक, इतना अगर Yes, sir. सीख गए तो फिर इसका आज से कोई क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं, सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक, ये नोट कर लीजिए। अब अच्छा बेटा एस की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, यहां से, तो तुमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। तो फोटो स्क्रीन ले ले, मतलब वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसे करने में तो टाइम लगेगा। क्या हुआ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, डायग्राम बनाने में टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले स्क्रीनशॉट लिया ले लो, सर। तो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ फटाफट। ले लिया सर। हो गया यस सर। ये, समझ में आ गया अभिषेक क्वेश्चन मीटर ब्रिज का? आगे सर। हाँ। कल पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे, कल ऑफलाइन क्लास है आपकी, तो आपको और यस अच्छा सर। समझ में आएगा ऑफलाइन में। तो टाइमिंग पता है आपको, 4 बजे आना है आपको। पास में। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब आप घर पे जब सॉल्व करो तो रफली डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी में। रफली डायग्राम इसलिए बना लो ताकि तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पेपर में आए तो बढ़िया डायग्राम बना के आना। ठीक है, ताकि यस सर। सीख लो एक डायग्राम बना के कैसे बनाते हैं। कुछ है ही नहीं, 3 स्ट्रिप्स बनाओ मेटल की, बीच में वायर कनेक्ट करो, एक बैटरी लगाओ, उन्हीं पॉइंट्स के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा, बस कहानी खत्म। चलिए चलिए करते
जानते हैं भाई, बड़ा सिंपल है। देखो आईएससी बोर्ड में आया है, आईएससी बोर्ड में आया है, तब बहुत पुराना है थोड़ा, लेकिन बताएंगे जरूर। लिखा है कैलकुलेट एक्स में नो करंट सोर्स। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट दी वैल्यू, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा मेन सिस्टम में, वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन नो करंट flows through 5 ohm resistor in figure shown below। चलिए भाई फिगर देखते हैं। ओके, बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। ओके 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 ओके, चलिए ये हो गया 6 ओम, 2 ओम, एक्स और 18 ओम, ये 5 ओम। अब देखो नाम डाल लो हमारे हिसाब से, ए बी सी और डी, ऐसे डाल लो, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा इस अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू निकालो जब इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो तुमको दिखना चाहिए कि ये देखो क्या बन गया, ये ब्रिज बन गया, ये रेशियो आर्म, ये रेशियो आर्म, बीच में क्या ये रेजिस्टेंस। अरे आप गैल्वेनोमीटर लगाते थे, आपने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसमें करंट क्या जा रही है, I इक्वल टू उन्होंने कहा है 0। मतलब यहाँ से इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या बन गया, तो लिखेंगे ठीक, तो लिखेंगे एज I is 0 in 5 ohm resistor। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन वीक स्टोर की कंडीशन हो जाएगी, इनका इनका रेशियो कौन, इनका इनका रेशियो ठीक। चलिए बहुत सरल, कौन से एज I इक्वल टू 0 5 ohm resistor hence the circuit behaves as a balanced Wheatstone bridge, Wheatstone bridge। तो Wheatstone bridge क्या कहता है, hence क्या कहता है भाई, इनका रेशियो x अपॉन 80। अब देखो सिमेट्री नहीं चेंज होगी, अगर x अपॉन 80 किया तो इसका अपॉन इसका होगा 2 अपॉन 2 अपॉन 6 3 का यहाँ 1, तो x इक्वल टू आएगा 6 ओम आंसर ठीक। अच्छा एक और दूसरे तरीके से अभिषेक कर सकते हैं, देखो एक सीख लो। ये तो हो गया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया सर। हो गया, यस सर। तेज बोल दिया करो भाई, आवाज कम आती है। हो गया सर। हो गया सर, हो तो गया, आवाज नहीं आ रही। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। उन्होंने कहा कि करंट 0 है इस ब्रांच में, तो यार जब 0 है इस ब्रांच में तो ये ब्रांच है या नहीं है, तो एक ही बात है। देखो भला कुछ दिमाग लगा, तो देखो ये सीरीज में दोनों, ये आपस में सीरीज में ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, वैसे भी कर सकते हो ठीक। तो ये सारी चीजें, लेकिन आपको करना ये सरल है, भिजवाना ठीक। चलिए गौर कराते हैं। सीबीएसई 2010 में आया है, इन मीटर ब्रिज, इन मीटर ब्रिज, इन मीटर ब्रिज the null point, the null point
null point is found at a distance of 60 centimeter from A. If now, अधिकतम लक्षण ऐसे आते हैं, दो कनेक्ट किए जाते हैं. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S with S the null point occurs at 50 centimeter from A. Determine the values of R and S. ठीक, चलिए बनाते देखो डायग्राम. चलिए उसका फिलहाल इन्हें दिया है डायग्राम, आप अगर बनाना पड़े तो बना भी सकते हैं. A पॉइंट है, B पॉइंट, पूरा वायर कितना होता है हमको पता है 100 सेंटीमीटर. चलो एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया. पहले कहाँ मिलता, पहली कंडीशन में 60 सेंटीमीटर था, तो इधर नहीं मिलेगा. सी डी यहाँ लगा दिया आर, नहीं लगाया था आर अधिकतर रखने का, यहाँ लगा दिया एस. ठीक, ये हमारा हो गया एस. बहुत अच्छा है, चलिए करते हैं, कोई बात नहीं. तो भाई उन्होंने कहा एक मीटर ब्रिज है हमारे पास, अच्छा बैटरी भी तो लगा दो, एक कम लगाएगा, बैटरी तो लगानी बहुत जरूरी है यार. लिख सकते हो, लिख सकते हो, प्लस माइनस एक करंट दे देगा. ठीक, चलो इस पॉइंट पे तुमको बैलेंसिंग लेंथ लेने ने कहा इधर मीटर विद द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. तो भैया ये 60 सेंटीमीटर हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया 40 सेंटीमीटर. लिख लो भाई कंडीशन क्या होगा, रेशियो अपॉन इनका रेशियो. तो ए फर्स्ट r upon s equal to 60 upon 40. कट गया 2 3 जा 2 2 जा, यानी यहाँ से आ गया हमारा r upon s आ गया 3 upon 2 इक्वेशन 1. अब केस 2 देखो केस 2 मैंने क्या कहा, अब एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, वो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है. तो यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में कितने का 5 ओम का. तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरी ब्रांच में S + 5. तब उन्होंने कहा जो बैलेंस पॉइंट हमको मिला है वो यहाँ कहीं मिला 50 सेंटीमीटर. तो लिखेंगे L = 50 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख रहा है बैलेंस पॉइंट को ही बैलेंसिंग लेंथ को. तो लिखेंगे गाइस 100 - L = 50, वही 50 होगी. ठीक, अक्रॉस डी. अब लिखेंगे हेंस R अपॉन इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस S + 5 = 50 अपॉन 50. अरे भाई अब तो 50 मिल गया, तो ये भी 50 होगी इतनी 50 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर. ठीक, मत लिखना, यहाँ मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है लिखना. ठीक, जो डायग्राम बना कोई बनाना. ठीक, ओके. चलो तो तुमको यहाँ से क्या मिला, ये 1 हो गया,
तो मिला R अपॉन S प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक, इक्वेशन 2। R की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी आएगी? R इक्वल टू आएगा 3/2S। चलो, from 1 and 2 R की वैल्यू रखो कितनी है? 3/2S, 3/2S अपॉन S प्लस 5 इक्वल टू 1। इधर ले जाओ, 3/2S इक्वल टू S प्लस 5। अच्छा, S को इधर ले आओ, तो 3/2 माइनस 1 इंटू S इक्वल टू 5। S की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये हो गया भाई 1/2 इंटू S इक्वल टू 5। तो यहाँ से S की वैल्यू आ गई 10 ओम। आ गई 10 ओम रेजिस्टेंस। S की वैल्यू बहुत बढ़िया। चलो, S की वैल्यू तो आगे 10 ओम। अब R की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल दो, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 R इक्वल टू क्या दिया था? 3/2 इंटू S 10। तो R की वैल्यू आ गई 15 ओम। बोलो, समझ में आया? आ गया। क्लियर हो गया बेटा? हो स्क्रीनशॉट गया। ले लो, बाकी कल कराते हैं। जैसे हो गया। तो बेटा कल हम लोग मिलते हैं ऑफलाइन, और आपको आना है कल 4 बजे। 4 बजे से आपकी केमिस्ट्री है, 5 से आपकी मैथमेटिक्स है, और 6 बजे से हम फिजिक्स की क्लास लेंगे आपकी। ठीक है, तो कल मिलते हैं पोटेंशियोमीटर के साथ। अच्छा, अब इसमें इसके ऐसा लड़ोरा से न्यूमेरिकल करना, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं।